जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरे बुक के जितने 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर के 3 साल में लगातार पूछे गए पीवाईक्यू से क्वेश्चन कराने वाला हूं और गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक अगर आप देख लेते हो तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सबसे बड़ी बात कि आपको कहीं रटा हुआ टाइप का नहीं लगेगा, इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा दोस्तों। बस वीडियो पूरा अंत तक देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो चैप्टर 1 का है। क्या रहा है, यूरिया का एक विलियन भारानुसार 6%। भारानुसार वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे 2025 में आप देख भी सकते हो पूछा गया है प्रश्न कोड नंबर के में। कोड नंबर हमेशा लिखूंगा मैं ताकि आप पता लगा सको कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वाकई में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही हवाई बातें नहीं हो रही है, ध्यान से समझिए। ये 2026 में पक्का गारंटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, यहाँ का परसेंटेज बदल देगा, बाकी सवाल सेम रहेगा। यहाँ का परसेंटेज बदल देगा, यूरिया की जगह ग्लूकोज कर देगा, यूरिया की जगह ग्लूकोज कर देगा, C6H12O6 वाला। ठीक है, यहां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। यूरिया का एक विलियन है जो भारानुसार 6% है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना मैं यहां लिख रहा हूं, हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज को इस तरह एक्स या काई भी बोलते हैं, इसे एक्स से लिखा जाता है। और किसका निकालना है मोल प्रभाज, यूरिया का। यूरिया का फार्मूला क्या होता है बताइए, NH2CO NH2, इसी का मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, अगर इसका मोल प्रभाज निकालना है तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मोलों की संख्या ऊपर और नीचे में दोनों के मोलों की संख्या जोड़ देते हैं, यानी यूरिया के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बस अगर आपको पता चल जाए तो सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोलों की संख्या वाटर की, पानी की। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो आगे बताऊंगा। अब अगला क्या निकालना है मुझे, मोल प्रभाज। ये पहला निकालना है। दूसरे में क्या निकालना है हमें, प्रश्न के अनुसार जल का मोल प्रभाज निकालना है। तो ये हो गया मोल प्रभाज और यहां लगा दो H2, हो गया पानी। अब जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं। समझ आई मेरी बात। अब यहां हो जाएगा, अब बाकी सेम जोड़ देते हैं नीचे वाले को, NH2CO NH2। बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात। इसका मतलब हमें क्या चाहिए इस सवाल में, मोलों की संख्या चाहिए, किसकी, यूरिया की और पानी की। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया यानी NH2CO NH2 के मोल बराबर। अब मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि यूरिया कितना ग्राम है। ठीक है, तो यूरिया और पानी में देखा जाए तो पानी क्या बनेगा, विलायक, और यूरिया क्या बनेगा, विलेय। विलेय यानी जो कम मात्रा में है। तो यूरिया यहाँ जो 6% दिया है वो 6 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 ग्राम। यहाँ 20% अगर दिया होता है यूरिया तो 20 ग्राम हो जाता। 40% दिया होता तो 40 ग्राम हो जाता। परसेंट ग्राम में आ जाएगा क्योंकि भारानुसार दिया है परसेंटेज, इसलिए 6 जो दिया है ये 6 ग्राम में बदल जाएगा। तो याद रखना, जिसका मोलों की संख्या निकालते हैं ना उसके ग्राम को ऊपर रखते हैं। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान नीचे। अब आणविक द्रव्यमान किसका, जिसका निकाल रहे हो, इसका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, जिसे आप लोग अणु भार भी कहते हो या मोलर मास भी कहते हो, मोलर द्रव्यमान भी कहते हो, कई नाम से जाना जाता है। तो NH2CO NH2, इसका हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1, कार्बन का भार होता है 12, ऑक्सीजन का भार होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14। अब यहां से निकाल लो, नाइट्रोजन कितने बार है, 1 बार 2 बार, तो लिखो 2 बार। नाइट्रोजन का वजन 14 प्लस हाइड्रोजन कितने बार, 2 बार और 2 बार मिलके 4 बार, गुणे हाइड्रोजन का वजन 1। आता है ना ये सब निकालने, 11th में आपने सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा आपने। कार्बन 1 बार, कार्बन का वजन 12 प्लस ऑक्सीजन 1 बार, ऑक्सीजन का वजन 16। अब इस पूरे को गुणा करो, 14 दूनी 28, 4 एकम 4, 12 एकम 12, 16 एकम 16। अब इसे जोड़ दो। अब जैसे इसे जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। अब 6 का 60 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात कितना आ जाएगा, 0.1। यानी हमें यूरिया का मोल की संख्या पता चल गया, 0.1। 0.1 प्लस, अब पानी चाहिए हमें ना, पानी का। तो यहाँ पे पानी के मोल निकाल लेते हैं। कितना आसान होगा देखना ना, जल यानी H2O के मोल क्या हो जाएगा। अब पानी कितना है, पानी कितना ग्राम है कैसे पता चलेगा, जैसे कि विलेय, विलेय यानी यूरिया 6 ग्राम था, तो हमेशा परसेंटेज 100 का होता है, परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है ना। तो अब जितना यहां दिया है उसको 100 में से घटा दो, तो 100 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 94। तो ये बन जाएगा पानी का द्रव्यमान। ठीक है, ऊपर रखोगे, अब पानी का आणविक द्रव्यमान नीचे। तो पानी का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, H2O, H कितना है 2 बार, वजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितने बार 1 बार, वजन कितना होता है 16, भी जस्ट लिखा था मैंने, आपने देखा होगा। इसे हल करोगे तो आ जाएगा 18।
अब जैसे इसका डिवाइड करोगे 5.22 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे रख दो 5.22, 0.1 और नीचे में इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, नीचे में 0.1 को 5.22 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5.32 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करने के बाद आप इसका आंसर लिख सकते हो। कर लोगे ना इतना डिवाइड, पक्का गारंटी, बहुत सही। अब उसी तरह इसको करना है। अब इसको करने के लिए क्या करोगे जानते हो, ज्यादा कुछ मत करो, जो वैल्यू है रख दो। इसका वैल्यू कितना है, चाहो तो 1, इसके आंसर को 1 से घटाओगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझना है तो मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, इसे आप जाकर के देख सकते हो। इसमें 3 टॉपिक को क्लियर किया गया है विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, आप इस चैनल पे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज सीख सकते हो, बशर्ते आपको टिक करके हर एक वीडियो को मेरा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको समझ आ गया, इसका वैल्यू कितना है 5.22, यहाँ कितना है 5.22 प्लस 0.1। अब बताओ इस तरह का बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कर पाओगे, पक्का गारंटी, वाह क्या बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो आपको भी पता है कि ये कितना पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही आप जान जा रहे होगे, कुल वाष्प दाब ज्ञात करने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कैसे निकाला जाता है देखो, इतना चुटकियों में आपको समझा दूंगा कि मजा आ जाएगा। दोस्तों मोल प्रभाज वाला सवाल आया ना अभी आपको समझ में, बस उसी पैटर्न पे है, बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है सवाल, पहले एक बार पढ़ लेता हूं। कह रहा है कि 2 द्रव हैं ए और बी नाम के, ठीक है, उनका वाष्प दाब दिया हुआ है। क्या दिया है, वाष्प दाब। आंशिक वाष्प, देखो कभी भी वाष्प दाब देगा तो पी नोड लिखना, और आंशिक वाष्प दाब देगा तो नोड हटा देना। ठीक है, आंशिक में क्या होता है, मिक्सचर आ जाता है। ठीक है, अगर समझना है वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, जाकर के मेरे वीडियो को बिलियन वालों को फॉलो करिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, वाष्प दाब क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो पहले समझो, कुल वाष्प दाब का फार्मूला क्या होता है, कुल वाष्प दाब, पी टी लिखता है, टी का मतलब टोटल ना, फार्मूला होगा पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, ए का वाष्प दाब और ए का मोल प्रभाज, बी का वाष्प दाब और बी का मोल प्रभाज, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल वाष्प दाब। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, क्या चाहिए, तो हमारे पास क्या है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, नहीं करने का, प्यार कतई नहीं करने का। ठीक है, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज प्यार है दोस्त। अब पी ए नोड, पी ए नोड, पी ए नोड यानी ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब कितना दिया है 80 मिलीमीटर, और बी का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है 60 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है, ए का मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या 3 है और बी के मोलों की संख्या कितनी है 2 है। ठीक है, अब ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या है तो मोल प्रभाज तो निकालना पड़ेगा ना, तो पहले हम मोल प्रभाज निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा वहां पुटअप करने के लिए। तो मोल प्रभाज ए का निकालने के लिए क्या होगा, जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल ऊपर लिखते हैं, ए का निकाल रहे हैं इसलिए ए का मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, सोचेंगे तुम्हें प्यार। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन ए कितना है 3, एन ए कितना 3 प्लस 2 यानी कितना गया 3/5। उसी तरह एक्स भी निकाल लेते हैं, यानी ऊपर में इस बार बी हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। एन बी का वैल्यू कितना है, एन बी का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू कितना है 3, 2, 2, 5। यहां तक क्लियर है। अब वैल्यू को पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। इसी सवाल को थोड़ा सा बदल के देना होगा तो क्या करेगा, यहाँ मोलों की जो संख्या है ना यहाँ ग्राम में दे देगा, और जब ग्राम में दे देगा तो आपको मोलों की संख्या में बदल दे, तो बता ही चुका हूं अभी इसके पीछे क्वेश्चन में ग्राम को कैसे मोल में बदला जाता है। तो सवाल को कुल मिलाकर के आपको आई गया हर तरह का। अब कुल वाष्प दाब पे आसानी से कर पाओगे सवाल को। तो पी ए नोट का वैल्यू कितना है, अच्छी, एक्स ए का वैल्यू कितना है 3/5, इसका वैल्यू कितना है 60, इसका वैल्यू कितना है 2/5। हल करो, कितने बार में कटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 16 बार में। ठीक है, 16 गुणे 3 प्लस 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक चला गया 5 दूनी 10, 15 बार में गुणे 2। सही किया है ना, अगर गलत किया होगा तो आप सही कर लेना। ठीक है, अब इसको गुणा करके जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात दाब है तो दाब किस पे आएगा, मिलीमीटर में ही आएगा आंसर। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, मजा आया। चलो आगे चलते हैं। आपको मैं सिग्नेचर मार के देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं सर, आपको बता रहा हूं किस वैरायटी के क्वेश्चन के लिए स्टाम्प पेपर पे लिख सकता हूं कि ये क्वेश्चन हर साल आता है।
इस वैरायटी पे क्वेश्चन हर साल आता है, कभी मोलर द्रव्यमान पूछ देगा, कभी अणुभार पूछ देगा, ठीक ना। मोलर द्रव्यमान अणुभार दोनों सेम होता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसी को घुमा फिरा करके क्वेश्चन दे करके हर बार बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और इस क्वेश्चन को बहुत लोग छोड़ के आते हैं। अभी मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, आप खुद जज करना कि ये क्वेश्चन आपको कठिन लगा या आसान लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना इसका, ठीक है। चलो ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे। अणुभार निकालने वाला या मोलर द्रव्यमान निकालने वाला सवाल पक्का पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बेसिक बेसिक समझ लो, ठीक है। जाता है तू कहां। अब देखो ध्यान से समझना, बेसिक में क्या है कि मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो मेरे पास विलायक है, विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है, और जो बाहर से डालते हैं वो होता है विलेय, विलेय जो कम मात्रा में होता है, विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है, ठीक है। देखो जो बाहर से मिलाया जा रहा है इसमें क्या है, वाष्पशील वैद्युत अनवघट्य है, ठीक है। और जो पहले से ही इसमें मौजूद है वो कौन है, बेंजीन है। पहले से ही मौजूद कौन है, बेंजीन। कैसे पता चला मुझे कि बेंजीन पहले से मौजूद यानी विलायक बनेगा और ये वैद्युत अनवघट्य विलेय बनेगा, कैसे मुझे पता। यहां से देखो 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया। तो ज्यादा मात्रा किसकी है, बेंजीन की। तो जो ज्यादा मात्रा वाला होता है वो क्या बनता है, विलायक, और जो कम मात्रा वाला होता है वो बनता है विलेय। कम वाले, जो कम वाला होता है इसे स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं इसके वजन को, और ज्यादा वाले के वजन को कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान जिसे आणविक द्रव्यमान भी कहा जाता है या फिर अणुभार भी कहा जाता है, उसे यम से लिखा जाता है। अगर इसका अणुभार लिखूं तो स्मॉल एम लिखूंगा क्योंकि कम वाला है, और इसका अणुभार लिखूंगा तो कैपिटल लिखूंगा। अब समझ आया, ये बात क्लियर हुआ। अब देखो इसके वाष्प दाब की अगर बात करूं तो पी नोड लिखूंगा। क्यों नोड लिखूंगा, क्यों वाष्प दाब को नोड लिखूंगा, सोचो 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 सोचो। क्यों नोड लिखूंगा, क्योंकि वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब होता तो नोड हटा देता मैं, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का, बेंजीन यानी इसको मिलाने से पहले, इसको मिलाने से पहले जो बेंजीन था यहां पे उसका वाष्प दाब इतना है, ठीक है, जो वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। और कह रहा मिलाने के बाद जब विलयन का वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना है। अब नोड मत लगाना, विलयन हो गया ना, मिक्सर हो जाएगा तो नोड नहीं लगेगा, प्योर के लिए नोड लगता है, शुद्ध के लिए नोड लगता है जब मिक्सर नहीं होता है। अब यहाँ विलयन का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो ठोस, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। ठोस, ठोस कौन है, यहाँ पे देखिए ठोस कौन है, ठोस कौन है, यहाँ पे देखिए लिखा है वाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस, यानी स्मॉल एम निकालना है मुझे। समझ आई मेरी बातें। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है स्मॉल एम या तो कैपिटल एम। अगर विलायक का होगा तो कैपिटल एम, विलेय का होगा तो स्मॉल एम। ठोस किसके लिए काम कर रहा है, विलेय के लिए, इसलिए स्मॉल एम। यहां तक क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। अब सवाल को पढ़ते हैं, एक एक करके लिखते हैं, फिर फार्मूले के साथ इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, तसल्ली के लिए एक बार सवाल को पढ़ देता हूं। कह रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, लीजिए शुद्ध बोल दिया, शुद्ध बोल दिया तो नोट लग गया। इसका वाष्प दाब कितना दिया है, इतना बार दिया है, ठीक है। फिर कहता है इतना ग्राम वाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी जो घोला गया कम मात्रा में वो बनेगा स्मॉल डब्ल्यू 0.5 ग्राम, और जिसमें घोला गया वो कैपिटल डब्ल्यू होगा यानी 39 ग्राम। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्या है, फिर आगे कहता है कि बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। बेंजीन का क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान किस क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बेंजीन है, बेंजीन क्या है, विलायक है, यानी कैपिटल एम का दिया हुआ है कितना, इतना। लेकिन आगे चल के कहता है कि ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ठोस यानी ठोस कौन था, विद्युत अनवघट्य ठोस था ना, यानी विलेय जो बाहर से मिलाया था, यानी स्मॉल एम पूछ रहा है। जब भी इस पैटर्न पे सवाल देगा, जब भी इस पैटर्न पे एक और चीज दिया हुआ है, कहता है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब भी दिया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब यानी पी, यस, यस का मतलब विलयन, ठीक है। नोट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मिक्सचर हो चुके हैं। विलयन में दो लोग होते हैं, विलेय और विलायक, दो लोग हो जाते हैं तो मिक्सचर हो जाता है, इसलिए शुद्ध वो नहीं रह जाता है, शुद्ध नहीं रह जाता इसलिए नोट लगना बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका फार्मूला क्या है, राउल्ट के नियम की सहायता से जब वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन वाला जो रिलेशन आप देखते हो तो वहां पे फार्मूला देखने को मिलता है। इसको प्रूफ भी मैंने किया है अपने वीडियो में, आप जाकर के प्लेलिस्ट उठाओ विलियन वाले का, आप जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है। अब आप ध्यान से देखो, फार्मूला होता है पी नोड माइनस पी एस बटा पी नोड बराबर स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। अब यहाँ इसी को पलट देना कैपिटल के साथ करके, एम नीचे है तो यहाँ एम ऊपर रहेगा लेकिन कैपिटल के साथ, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू है तो यहाँ कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। अब बताओ आपको निकालना क्या है, पहले एम निकालना है ना, तो ध्यान से समझो, इसको अकेला करना होगा। पहले वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है 0.850 माइनस पी एस का वैल्यू कितना है
अरे इसका वैल्यू लिखना तो भूल ही गया हम। इसका वैल्यू है 0.845, 0.845। इसका वैल्यू कितना है 0.850 बराबर स्मॉल w आपको पता है 0.5। यम निकालना है, यम कैपिटल यम आपको पता है 78, कैपिटल W आपको पता है कितना 39। यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे इसे आप घटाओगे तो 0.005 और नीचे में कितना है 0.850, बराबर में कितना है आपके पास 0.5 बटे यम, गुणे में कितना है 78 बटा इतना। अब इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसको इधर ले आइए, ये नीचे वाला कहाँ आ जाएगा ऊपर हो जाएगा और ये उधर चले जाएंगे, तो यम इधर आ जाएगा, उधर जो है रहने दीजिए 0.5 गुणे 78 बटा इतना। अब ये नीचे वाला जो था इधर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों जो थे उधर चले जाएंगे, उधर जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा 0.850 और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी तो समझदारी आपको होगी कि इसे कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। अगर आंसर लाना बैठ जाऊंगा तो वीडियो का लेंथ कितना बड़ा होगा आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो का लेंथ। यहाँ तक समझ आया। ये सवाल आप किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछेगा आप आसानी से कर सकते हो सकता है आपको विलय का मोलर द्रव्यमान दिया हो, विलायक का मोलर द्रव्यमान पूछ ले, हो सकता है आपको सब कुछ दिया हो, मोलर द्रव्यमान दोनों का दिया हो, ग्राम में वैल्यू दोनों का दिया हो, विलियन का दिया हो सकता है। फिर उसके बाद आपको वाष्प दाब शुद्ध वाला दिया हो और विलियन का वाष्प दाब पूछ ले, यानी इसी में घुमा घुमा करके क्वेश्चन बनाएगा, ठीक। एवरेज बच्चों की विचारधारा क्या होती है कि अभी एक सवाल मैंने कराया तो उनके दिमाग में यही चलेगा हाँ मोलर द्रव्यमान इस पे पूछेगा तो हम कर लेंगे। लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके मन में चलता है कि अब इस फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो मैं कर लूंगा, क्योंकि एनालाइज करने लगते हैं कि अरे क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे इसको दे करके उसको छोड़ देगा, उसको छोड़ करके इसको दे देगा, बस यही करता है घुमा फिरा करके एग्जाम में। समझ आई मेरी बात है। ये सवाल क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अणुसंघ गुणधर्म आपको पता होगा 4 होता है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस पर आधारित न्यूमेरिकल मैं लिख के दे सकता हूं कि आएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि इनमें से कोई ना कोई जरूर न्यूमेरिकल पूछता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वथनांक के उन्नयन वाले पे न्यूमेरिकल जरूर आता है, या फिर आपका अवनमन वाले पे, ठीक है। क्वथनांक के उन्नयन वाले अगर न्यूमेरिकल को डील करना सीख गए तो याद रखना हिमांक में अवनमन वाला भी ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। दोनों का पैटर्न सेम है, फार्मूला भी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ जैसे डेल्टा टी भी लिख रहे हो तो वहां डेल्टा टी एफ लिखोगे, बाकी लगभग सेम रहता है। यहाँ के भी लिख रहे हो तो यहाँ वहां पर के एफ लिखोगे हिमांक वाले में। समझ आई मेरी बातें। एक्चुअली में सवाल क्या क्या रहा है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बात तो आपको पता चली गया है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू विलय के लिए और कैपिटल डब्ल्यू विलायक के लिए। अभी जस्ट बताया इसके पीछे क्वेश्चन में, स्मॉल एम विलय का मोलर द्रव्यमान और अगर कैपिटल एम होगा तो विलायक का, विलायक यानी ज्यादा वाला कैपिटल के लिए, ठीक ना, विलायक ज्यादा मात्रा में हमेशा होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वथनांक का, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कोड नंबर के ए में फंसा हुआ है 2025 के, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आप एवरेज हो या टॉपर बच्चों की तरह विचारधारा रखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप टॉपर वाले बच्चों की तरह विचारधारा रखना कि आप पैटर्न समझो, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। सही तरीका यही है पढ़ने का, ठीक है दोस्तों, याद रखना। क्या रहा है सवाल, ये तो परिभाषा है, ठीक है। अगर ये विलियन का प्लेलिस्ट अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो गारंटी के साथ सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या रहा है कि एक द्रव का क्वथनांक इतना 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के इतने ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम द्रव में घोला गया। चलिए पता चल गया 90 ग्राम द्रव में घोला गया, इसका मतलब विलायक हो गया और 1.8 ग्राम विलय हो गया, यानी विलय यानी देखिए तुरंत पता चल गया, ये हो गया विलय और विलायक क्या हो जाएगा आपका 90 ग्राम। मजा आया, क्लियर हुआ। अब जाहिर सी बात है इतने का मोलर द्रव्यमान दिया है कितना, यानी स्मॉल एम दिया हुआ है कितना 58 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक ना, मोलर द्रव्यमान जिसे आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ग्राम मोल इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ना, आप अगर कंफ्यूज भी हो जाए तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। अगर आपको मोलर द्रव्यमान में कंफ्यूजन होने लगे कैपिटल एम है या स्मॉल एम है तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ कैपिटल एम का जिक्र ही नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात स्मॉल एम होगा, स्वाभाविक सी बात है। फिर आगे कहता है कि घोलने के बाद विलयन का क्वथनांक बदल करके कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो कह रहा है कि द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी को कहा जाता है, ठीक है। अब के बी निकालने के लिए आपके पास क्या क्या है, देखिए यम है आपके पास, डब्ल्यू है आपके पास, स्मॉल डब्ल्यू है, लेकिन डेल्टा टी भी नहीं है। याद रखना विलयन का जो क्वथनांक है उसे लिखोगे पहले, क्लियर है, फिर माइनस लगाओगे विलयन से पहले वाले का क्वथनांक, इतना हो जाएगा। अब जैसे इसे हल करोगे घटाओगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका डेल्टा टी भी हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा डेल्टा टी भी हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पे रखना है। अब इसका घटाने के बाद जितना वैल्यू आ गया यहाँ पे लिख दोगे। फिर यम का वैल्यू कितना है आपके पास 58, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है आपके पास 90,
ठीक है, यहां तक क्लियर है। स्मॉल w कितना दिया है आपके पास 1.8 गुणे 1000। अब बताइए क्या समय बचाने के लिए आपको दे दूं कैलकुलेट करने के लिए या मैं करूं? अगर मैं करूंगा तो ये वीडियो का लेंथ और लंबा हो जाएगा। आप कैलकुलेट करो, ना है तो बताना, मैं कैलकुलेशन का अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि इस तरह के कैलकुलेशन को कैसे आसान तरीके से किया जाता है। ठीक है, जरूर बनाऊंगा, 100% बनाऊंगा। ठीक है, आप पहले प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों सेकंड चैप्टर की अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो दो तरह का केवल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या तो आपको वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ पूछ सकता है, या फिर आपका मोलर चालकता पूछता है। दोनों में से कोई ना कोई 100 में 100% गारंटी है कि आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग ईएमएफ निकालना सीखेंगे, फिर इसके बाद मोलर चालकता निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा। ईएमएफ निकालने से पहले आपको कुछ ट्रिक जानना पड़ेगा, तब निकाल पाओगे, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्या करना है ध्यान से समझो। सबसे पहले आप जानो, जब भी ईएमएफ निकालने के लिए, वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए पूछा जाता है तो आपको इस तरह से एक समीकरण यानी इस तरह से एक इक्वेशन दिया रहता है। ठीक है, जिसमें आप बीच में जो दो लाइन दिख रहा है ये सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु का सिंबल होता है। इधर जो होता है वो एनोड होता है और इधर की तरफ कैथोड होता है। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, इधर कैथोड होगा और इधर वाला एनोड होता है। इसका बहुत जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल में, ध्यान से समझते जाइएगा। अगर दूसरे ट्रिक की बात करूं तो दूसरा ट्रिक आपको ये बताता है कि कब हमें ए वाला फार्मूला लगाना है और कब हमें निर्नष्ट वाला फार्मूला लगाना है। तो ध्यान से समझो, अगर इस तरह का समीकरण दिया है और आपकी सांद्रता 1 मोल यहां भी है 1 मोल यहां भी है, तो समझ लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशन में है, स्टैंडर्ड यानी मानक कंडीशन में, उस दौरान आप ए वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सांद्रता 1 मोल ना हो, कुछ और हो जाए, जैसे यहाँ पे हो जाए 0.1 या फिर यहाँ 1 × 10⁻³ इस तरह से देने लगे, तब आप निर्नष्ट फार्मूला लगाओगे। ठीक है, दोनों पे सवाल कराता हूं, ध्यान से देखो। अभी फिलहाल इस सवाल को देखो, यहाँ 1 मोल सांद्रता है, यहाँ भी 1 मोल सांद्रता है, इसका मतलब फार्मूला ए वाला अप्लाई होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना कैसे किया जाएगा। अब ये तो पता चल गया कि इस सवाल को करने के लिए हमें ओ वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, यानी ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है दोस्तों, अब फार्मूला तो लगा लिए। अब आप यहां देखें तो दो वैल्यू दिए गए हैं, यानी इतने का वैल्यू इतना दिया है और इतने का वैल्यू इतना दिया है। पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा ये वैल्यू एनोड वाला है या कैथोड वाला, ये वैल्यू एनोड वाला है या कैथोड वाला। तो कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। ये जो डबल लाइन दिख रहा है, इस लाइन के इधर वाला क्या होता है, कैथोड होता है, यानी Ag प्लस और Ag जो है ये कैथोड का काम कर रहा है, यानी ए वाला वैल्यू जो होगा कैथोड का वैल्यू है, यानी कैथोड के जगह पे रखा जाएगा, इसको हटा के इसको रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इधर वाला जो है वो एनोड का है, कॉपर वाला क्या है, एनोड का है। इसका मतलब एनोड के जगह पे इसका मान रखा जाएगा कॉपर वाले का। कॉपर वाले का वैल्यू कितना दिया है, इतना, यानी इस पूरे को हटा के इतना रखना होगा। लेकिन रखते दौरान थोड़ा सा खेल है। अब खेल क्या है कि जब आप वैल्यू रखते हो तो रखते दौरान यहाँ का कभी कभी चिन्ह भी बदलता है। तो कैसे पता चलेगा कि कब चिन्ह बदलना है और कब चिन्ह नहीं बदलना है? तो ध्यान से समझो। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर तीर, ये जो तीर बनाया हो, तीर का मतलब ये है, जो लाइन खींची गई है ना, ये इसका तीर है, याद रखिएगा। अगर तीर के इधर ज्यादा पावर दिखे और इधर कम दिखे तो कोई चेंजेस नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे Zn2 प्लस है और यहाँ Zn है, तो यहाँ Zn2 प्लस यानी इसके पावर में 2 प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, यानी आप इधर हमेशा इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, किधर से इधर से इधर जाना है। ठीक है, तो इधर ज्यादा है और इधर कम है, पावर कुछ नहीं है तो 0 है, तो 2 ज्यादा है और ये 0 कम है ना, तो इधर ज्यादा है और उधर कम है, तो ज्यादा से कम होगा तो कोई चेंजेस नहीं करोगे। यहाँ पे वैल्यू अगर मान लो प्लस में 0.2 दिया है तो प्लस में ही रहेगा। अगर यही चीज उल्टा कर दूं, मैं यही चीज उल्टा कर दूं, यहाँ पे 2 प्लस कर दूं, तो अब इधर कितना हो गया, पावर 0। अब देखो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो, जब कम से ज्यादा की तरफ जाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं, यहां तक पक्की बात। चलो अब कैथोड का वैल्यू बताओ कौन है, यही है ना, यानी 0.80 प्लस में है, प्लस लगा दो। अब तुम्हें देखना है कि ये चिन्ह बदलेगा या नहीं, प्लस ही रहेगा या फिर बदल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, यहां से, यहाँ पे क्या है, एक बार प्लस है, एक बार प्लस का मतलब 1 प्लस। ठीक है, कितना प्लस, 1 प्लस, और इधर कुछ नहीं है तो 0। तो बताओ 1 प्लस ज्यादा है या 0, तो जाहिर सी बात है 1 प्लस ज्यादा है, यानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो। ज्यादा से कम की तरफ जाओगे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, जो है वही रख दोगे। ठीक है, फिर ये माइनस उतरा, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पे क्या है, एनोड, एनोड का वैल्यू कितना है दोस्तों, प्लस में 0.43। अब देखना है कि ये चिन्ह वही रहेगा या बदल जाएगा। तो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, फिर से ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, यानी चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। अब इसे हल कर दोगे, अब इसे हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो गया तुम्हारा ईएमएफ सेल। ये जो लिख रहा हूं ना, ई नोड सेल, इसे ही बोला जाता है वैद्युत वाहक बल। इसे ही क्या बोला जाता है, वैद्युत वाहक बल या फिर ईएमएफ सेल कहा जाता है। इसे हल करो, 0.80 प्लस माइनस 0.43। अब मुझे इतना तो उम्मीद है दोस्तों कि घटाने तो आता ही होगा आप लोगों को, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका ईएमएफ सेल हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं।
अब इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दिया तो आसानी से कर पाओगे कि नहीं? पक्का कर पाओगे। अब चलो एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें आप ए वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? निर्नष्ट वाला। अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहूं, अब आप देख के खुद ही पहचान जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सांद्रता कैसे दी गई है, इस तरह का सांद्रता देगा तो निर्नष्ट वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा? निर्नष्ट समीकरण का फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्या निकालने के लिए? ईएमएफ निकालने के लिए, वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए। ठीक है, कभी कभी आपको खुद ही दे देगा कि ई सेल निकालिए, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन करना वही है। अब आप ध्यान से देखिए आपके पास क्या है और क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास ई सेल निकालना है, ये तो क्लियर है, लेकिन आपको ई सेल नोड का वैल्यू चाहिए। ई सेल नोड आपके पास कहीं दिया है? ई सेल नोड नहीं दिया है, इसका मतलब ई सेल नोड इन दोनों की मदद से निकालेंगे। तो ई सेल नोड निकालने का भी जस्ट तरीका बताया था मैंने। ई सेल नोड निकालने का फार्मूला क्या था? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये कभी कभी ना आपको ये खुद दे देता है, लेकिन यहां नहीं दिया है, इसलिए देखो ए वाला वैल्यू अगर दे देगा तो ये दोनों नहीं देगा। समझ है मेरी बात? ये नहीं देगा तो ये दोनों दिया रहेगा, समझ लेना आपको अलग से निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकलेगा पता ही आपको। कैथोड का वैल्यू कौन होता है? इधर वाला कैथोड होता है, इधर वाला एनोड, यानी कॉपर वाला कैथोड। तो कॉपर का जो वैल्यू है ये 0.34 यहाँ रहेगा, फार्मूले का माइनस। एनोड का है ये वाला है, इधर वाला एनोड होता है, बता चुका हूँ। कितना दिया है? -2.37। अब इसे जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा ई सेल। बहुत इजीली समझा रहा हूं आपको, बिना कंफ्यूजन के। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37। अब इसे जोड़ो तो ई सेल नोड बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे जोड़ देता हूँ 2.37 और कितना है 0.34। 7 4 11 की एक हासिल लगाए, 3 3 6 6 और 1 7 और ये 2, यानी 2.71 वोल्ट होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, कितना जाएगा? 2.71, फिर माइनस 0.0591 बटा एन। अब एन क्या होता है? अगर आप हर वीडियो मेरा फॉलो कर रहे हैं तो एन पता होगा कि एन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, वो एन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की संख्या में चार्ज कितना है? 2 है, तो 2 की संख्या में इलेक्ट्रॉनों का हेरा फेरी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर लॉग बेस 10। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे हो कि ऊपर में क्या लिखे सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जगह पे क्या होगा, तो जानकारी के लिए बता दो, हमेशा एनोड वाले तरफ का, ये एनोड होता है और इधर वाला कैथोड, एनोड वाले तरफ का वैल्यू ऊपर रखना और कैथोड वाले तरफ का वैल्यू नीचे रखना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपका आ जाएगा ई सेल बराबर 2.71 माइनस 0.0591 बटा 2 लॉग, अब यहाँ पे कितना है? 0, 10 घाते -1 है ना, तो 0.1 गुणे बेस 10 है, याद रखिएगा। 10 घाते -1 ऊपर जाएगा तो 10 घाते +1 हो जाएगा, और 10 घाते +1 होगा तो जब 10 घाते +1 का गुणा करोगे इससे तो 1 आ जाएगा पूरा पूरा। 10 घाते 1 लिखो चाहे 10 लिखो, मतलब एक ही होता है, और नीचे में जो 1 है 1 का कोई मतलब है नहीं। तो 0.1 और 10 का जब गुणा करोगे तो कुल मिला के आपका कितना आएगा? 1 आएगा। समझ आ रही मेरी बातें? अब इतने 12th में आप लोग साइंस लेके पढ़ रहे हैं, इतना पता होगा इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, जैसे ही करेंगे 1 आ जाएगा, और लॉग बेस 10 पे जब 1 आता है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर नहीं मालूम तो याद रखिए, यहाँ लिख देता हूँ, लॉग बेस 10 पे अगर वैल्यू 1 रहे तो 0 आएगा, और लॉग बेस 10 पे 10 रहे तो वैल्यू 1 आता है, याद रखिएगा। तो 2.71 माइनस 0.059 बटा 2 और गुणे में कितना हो जाएगा? 0। अब ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 से गुणा करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ गया? 2.71 वोल्ट। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो? क्लियर हुआ कि नहीं सवाल? मजा आया? इस तरह का आप सवाल देगा तो क्या हैंडल कर पाओगे आप आसानी से? वेरी गुड, जरूर कर पाओगे आप। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें इस बार क्या पूछा गया? मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले को अगर अच्छे से कर ले तो समझ लो तुम्हारा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। बस एक और बच जाएगा, कौन सा? मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे देखो। मानक गिब्स ऊर्जा का पहले फार्मूला समझ लो। ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा का फार्मूला होता है डेल्टा जी नोट बराबर होता है, आर भी लगा सकते हैं यहाँ बीच में, ठीक ना। डेल्टा जी नोट बराबर होता है -NF, फिर उसके बाद ई नोट सेल होता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ई नोट सेल निकालने के लिए ही ए वाला दिया गया है। और एफ क्या है? एफ आपका फैराडे कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 96,500। और एन मत पूछना, एन जान ही रहे हो क्या है? इलेक्ट्रॉन जो आदान प्रदान हो रहे हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ हमें क्या निकालना होगा, यानी कुल मिलाकर हमें ई नोट सेल निकालना है। जैसे ही ई नोट सेल निकल गया तो हमारा डेल्टा जी नोट आराम से निकल जाएगा। तो ई नोट सेल निकालने का फार्मूला क्या है? ई कैथोड
ई कैथोड नोड माइनस ई एनोड। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, कैथोड वाला ये होगा ना 0.34 माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1.37। अब आपके मन में चल रहा होगा सर जी चिन्ह क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। अरे आप देख सकते हैं इधर ज्यादा इधर कम है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, इधर ज्यादा इधर कम है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, उल्टा होता तो चिन्ह जरूर बदलता। अब इसे हल करो 0.34 माइनस माइनस प्लस 1.37। अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा 1.71 आ जाएगा, क्योंकि देखो 7 4 11 किए, खांसी लगाए, 3 3 1 6 और 1 हो गया। ठीक है, यानी आपके पास ई नोट सेल पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब जब ई नोट सेल पता चल जाए तो उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस एन का वैल्यू कितना है 2, एफ कितना है 96,500, इसका वैल्यू कितना है 1.71। क्या अब इसको मल्टीप्लाई करूं या आप करोगे, जाहिर सी बात आप करोगे, और ऊर्जा है तो जाहिर सी बात आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। अब बताइए क्या कठिन है ये, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इजी है, समझ आई मेरी बातें। तो ये सारे क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मोलर चालकता कैसे निकाली जाती है, ध्यान दीजिएगा। देखो मोलर चालकता बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर न्यूमेरिकल होता है, जैसा कि आप देख सकते हो 2025 के कोड नंबर जे और जेड में फंसा हुआ है। ठीक है, और उससे पीछे भी कई बार आया हुआ है। मेरे कहने का साफ साफ मतलब है कि आप कुछ न्यूमेरिकल करो या ना करो इस चैप्टर का, बस इतना मैं चाहता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको तैयार होना चाहिए, इस वैरायटी पे न्यूमेरिकल आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद बोर्ड एग्जाम दे करके आना, मैं यही रहूंगा कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि आपको मजा आया या नहीं आया। मैं जो बोल रहा हूं बात मानो मेरा, मैं एनालाइज करके सब कुछ बता रहा हूं, हवा में तीर नहीं मार रहा हूं। ये बात कई बार बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं, तो ध्यान से समझना। मोलर चालकता आप तभी निकाल पाओगे जब इन तीनों फार्मूले के बारे में जानोगे, और इन तीनों फार्मूले के बारे में जानने से पहले आपको वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए एक कंटेनर में ले रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक लिक्विड लिया, और वो लिक्विड क्या है, विद्युत अपघट्य विलयन है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब कहोगे इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जो धनायन और ऋणायन में टूट जाए आसानी से, उसे विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, 2 रॉड डाल दिया जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब इसकी लंबाई भी कुछ है, मोटाई भी कुछ है, ठीक है, इस तरह से रॉड डाल दिया। अभी क्या बन गया, अब यहाँ पे लगा दिया बैटरी। ये क्या है, वैद्युत अपघट्य विलयन है, ध्यान से समझना। तो जो लिक्विड इसमें लिया है उस लिक्विड की कुछ तो सांद्रता होगी ना, सी, तो इसकी सांद्रता कितनी दी गई है, NaOH का कोई लिक्विड डाला गया है इसमें। ठीक है, क्या डाला गया है, NaOH का विलयन है, और उसकी सांद्रता 0.05 मोल पर लीटर है। ठीक है, यानी 0.05, समझते जाओ, आराम से समझ, एकदम आहिस्ते आहिस्ते समझो। ठीक है, और आगे कहता है जो कॉलम डाला गया है, कॉलम का मतलब ये रॉड, ठीक है, ये जो रॉड डाला गया है इसका डायामीटर, देखो ध्यान से समझो, ये रॉड जो, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं बड़ा करके, इस तरह से रॉड है, तो रॉड में देखो ये सर्कल के टाइप का है ना, तो इसका रेडियस है ना, रेडियस, और इस पूरे को क्या बोलोगे, व्यास बोलोगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस कॉलम का व्यास कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझना, जब आप सॉल्व करोगे तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। व्यास कितना दिया हुआ है, d 2 सेंटीमीटर, तो इसे त्रिज्या में जब r में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाता है, यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर है। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। चलो ये काम तो हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है, ध्यान से समझना, उसके बाद लंबाई दिया है, इस कॉलम की क्या दिया है, लंबाई l। तो कॉलम की लंबाई कितनी है, l 100 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, जाहिर सी बात 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर होता है, कितना, 1 मीटर। यह भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कहता है कि विलयन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, यानी ये कॉलम जो है और विलयन जो डाला गया इसके बीच में जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा को रोकता है, धारा में रुकावट पैदा करता है, जिसे R बोलते हैं। उसका वैल्यू कितना दिया है, 5.55 × 10⁻³ ओम दिया हुआ है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। फिर कहता है इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब होता है रो, ये ज्ञात करना है। दूसरा चालकता, चालकता का मतलब कापा होता है, इसे पापा मत समझना, कापा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, चालकता के बाद मोलर चालकता, मोलर चालकता कैपिटल लैम्डा और यहाँ यम लगता है, ठीक ना। ये हो गया, देखो ध्यान से समझना, ये हो गया मोलर, यम का मतलब मोलर, और ये हो गया चालकता। ठीक है, ये 3 चीज निकालना है। अब आप ध्यान से देखो आपके पास क्या क्या है, क्या चाहिए, यल है आपके पास, आर है आपके पास, ए नहीं है आपके पास। तो ए किसका है, इसकी मोटाई, इसका क्षेत्रफल, तो जाहिर सी बात है क्या है, एक तरह का ऊपर में सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल निकालोगे, तो सर्कल का जब क्षेत्रफल निकालोगे ए, तो क्या होता है, पाई r² होता है। अब दोस्तों पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है, 3.14 होता है, और r कितना दिया है, 1 × 10⁻²
स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा 3.14 गुणे 1 गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा। एक का गुणा करने से कोई मतलब है नहीं, यानी 3.14 गुणे 10 घाते -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास वैल्यू। एरिया भी अब आपको एक एक करके जो निकालना है निकालते जाइए। तो अब बताइए आपको क्या निकालना है। सबसे पहले आपको प्रतिरोधकता निकालना है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा प्रतिरोधकता, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है, R इजिकल टू ए बटा एल। तो रो इजिकल टू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है आपके पास 5.55 गुणे 10 घाते 3। एरिया कितना है 3.14 गुणे 10 घाते -4 बटे लंबाई कितनी है आपके पास 1 मीटर, ठीक है। तो रो इजिकल टू कितना हो जाएगा, अब 5.55 गुणे 3.14 का गुणा करोगे और 10 घाते 4 और 10 घाते 3 कितना हो जाएगा, 10 घाते -4 और 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसके बाद जो भी आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर हुआ। उसी तरह जब ये आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर कापा निकालने के लिए क्या करोगे, कापा निकालने के लिए दूसरा वाला निकालने के लिए क्या करोगे, 1/रो करोगे। तो जो भी आंसर आया है रो को हटा करके यहाँ पे रख दोगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा किसका हो जाएगा, कापा का हो जाएगा। कर लोगे इतना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपको करने के लिए कि आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब रही बात दूसरी कि इसको करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, बोर्ड एग्जाम में आप कर पाते हो या नहीं। अगर अभी आपको परोस के दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है आराम से खा लोगे, यानी अगर आपको करके दे दूंगा तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसे मैं छोड़ दिया तो आप जरूर इसे क्या करोगे, करने की कोशिश करोगे, जिससे आपका दिमाग इस सवाल पे लगेगा। समझ आई मेरी बात है। कुछ टास्क दूंगा तो टास्क पूरा करने में मजा आएगा, और टास्क मिलना भी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसे आप खुद से करोगे। जब यहां तक हो जाएगा तो अब इसको पूछने की जरूरत है नहीं कि कैसे करेंगे, सी बता ही दिया क्या है आपके पास, कापन निकाल ही लोगे यहां से। अब वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर दोगे, मोलर चालकता मिल जाएगी। अब बताओ इस तरह का सवाल दिया तो आसानी से कर पाओगे या नहीं। थोड़ा चेंज करने के लिए क्या करेगा, कभी कभी आपको ये चीज नहीं देगा लंबाई, ठीक है, लंबाई देगा लेकिन आपको व्यास नहीं देगा, इसकी जगह क्षेत्रफल दे देगा, तब तो सवाल और आसान बन गया, सवाल तो और आसान बन गया। समझ आई मेरी बात है। आपको कुछ इधर से तामझाम करके इधर उधर करके सवाल देता रहेगा। बोला था ना मैंने अभी शुरू में कि एवरेज बच्चों की विचारधारा क्या होती है, बस एक सवाल कराया गया तो यही बस जानेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानेंगे। लेकिन जो टॉपर बच्चे उनकी विचारधारा ये होती है कि इस फार्मूले से कैसे घुमा सकता है सवाल। हो सकता है यहाँ पे आर न दे करके ए दे दे, ए दे दे, ए दे दे, आर पूछ ले तो आर हम निकाल लेंगे, आर का फार्मूला आर निकाल लेंगे। आर का फार्मूला क्या होगा, रो यल बाई ए हो जाएगा। ये भी दिया है, ये भी दिया, ये भी दिया, वैल्यू रख के आर निकल जाएगा। कितना सिंपल है, कठिन नहीं होता है कोई चीज, बस आपको समझना है, पूरा फोकस करके समझना है। एवरेज बच्चा याद करने रटने में पूरा समय लगाता है, और टॉपर बच्चा एनालाइज करता है, विजुअलाइज करता है, उसे सीखता है, समझता है, ताकि वो हमेशा उसके दिमाग में रह जाता है। टॉपर बच्चों में देखे होंगे कि वो बोर्ड एग्जाम से जब आएंगे पेपर दे करके तो कभी उनके मुंह से नहीं सुनोगे कि अरे यार मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया। लेकिन एवरेज बच्चों में अरे यार जो मैं पढ़ के गया वो आया ही नहीं, इसका मतलब तुमने रट के गए थे, जो वो आए तो आए, नहीं तो जैसे ही आराम। समझ आई मेरी बातें। चलो अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब मेरे को दोस्तों इतना उम्मीद हो गया है कि आप अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में नहीं फंसोगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितना भी न्यूमेरिकल है वो आसानी से कर पाओगे। और पूरी केमिस्ट्री में आप जानते हो कि 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके अलावा कहीं से न्यूमेरिकल नहीं आता। सोचो इतना कम चैप्टर है न्यूमेरिकल का, फिर भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। कितना सिंपल सा है। अगर वायरल न्यूमेरिकल के टाइप की बात करूं तो 7-8 से ज्यादा नहीं है, फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं, फिर भी लोग छोड़ करके आ जाते हैं। लेकिन आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप न्यूमेरिकल तो कतई नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। आपको इस चैनल से पूरा बने रहना है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज, अगर मेरा समझाया हुआ चीज आपके दिल तक पहुंच रहा है, लग रहा है कि नहीं ये जो सर समझा रहे हैं ये सच में मुझे आ रहा है, फील हो रहा है कि हाँ अब मैं कर पाऊंगा, अगर आपके अंदर हिम्मत आ रहा है तो एक काम करो, प्लीज मेरे लिए करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैनल को दोस्तों। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और करूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करा करके दिखाऊंगा मैं, ये मैं आपसे अभी से ही वादा करता हूं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद का जो अगले चैप्टर का न्यूमेरिकल है उसका मैं वन शॉट वीडियो अलग से लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका वन शॉट प्रॉपर वीडियो में लेकर के आऊंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सपोर्ट करो और दोस्तों को जरूर शेयर करो, दोस्तों को चैनल के बारे में बताओ, इस चैनल को आग की तरफ फैलाओ दोस्तों, ताकि ये चैनल सब तक पहुंच सके। मुलाकात करूंगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।